गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेखा तिवारी आज आपको संचयन भाग 1 के पाठ 2 स्मृति को पढ़ाऊंगी। स्मृति श्री राम शर्मा ने लिखा हुआ है। लेखक ने अपने बचपन की बात लिखी है। बड़ी मज़ेदार कहानी है, आपको पढ़ के सुन के मजा आएगी। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। बूंदाबांदी यानी थोड़ा बहुत बारिश हो गया था, इसलिए ठंड और बढ़ गया था। सायंकाल से 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। लेखक बेर को तोड़ के पेड़ पर से खा रहे थे कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। उनको क्या डर था कि उनके बड़े भाई साहब घर जाने के बाद मारेंगे, इसलिए वो डरे डरे वहां चले जा रहे थे। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना होगी। उनको डर था। आशंका यानी कि डर, भय था कि कहीं हम लोग इतने देर तक बेर खा रहे थे तो उसके लिए तो हमारे अपराध मानकर हमारी पेशी, यानी कि जैसे हम कोर्ट में पेश होते हैं ना कि सजा तुमको ये सुनाई जाएगी, तो ऐसी कोई सजा ना सुनाई जाए। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही। तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। तिस पर यानी उस पर, हवा के प्रकोप यानी हवा बहुत तेज थी, उससे क्या लग रहा था? ठंड लग रहा था। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा यानी हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए थे। भुजाना मतलब भुनवाना। चने को भुनवाने के लिए भेजा था, बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। यानी कि लेखक जो थे उस डंडे से ही सबको मारा करते थे। जो सांप बिच्छू, जो भी रास्ते में कोई जानवर मिले तो कह रहे कि इस उम्र में राइफल से उतना मोह नहीं है जितना उस समय उस बबूल के डंडे से था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन मतलब कि कई सांपों को उन्होंने मार दिया था। मक्खनपुर के स्कूल और गांवों के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते यानी आम तोड़े जाते। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मूक डंडा, मूक मतलब जो कुछ बोलता नहीं है, पर ऐसा लगता था कि एक हमारा मित्र है, सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन, हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वदन यानी प्रसन्न चेहरे के साथ, प्रसन्न होकर हम तेजी से मक्खनपुर की ओर बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब ना थी। उनके कुर्ते में कोई भी जेब नहीं था, इसलिए चिट्ठियों को क्या किया? अपने टोपी के अंदर रख दिया। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। एक काला सांप गांव के पास के एक कुएं में था और वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। इनको कुछ ही दिन पहले पता चला था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। यानी 2 महीने पहले ही इनको पता चला था कि उस पास के कच्चे कुएं में एक सांप गिरा हुआ है। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकना मतलब कि उचक कर देखने की सूझी। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका
कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। ढेला मतलब मिट्टी का एक गोला, पत्थर मिट्टी होता है ना, उसको भोजपुरी में ढेला बोलते हैं। कि आवाज़ कैसी आती है पत्थर गिरने की। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई। इको साउंड होता है ना, एक बार हम बोलते हैं तो वो दोबारा रिपीट हो, तो वो सुनने प्रतिध्वनि यानी जो ध्वनि गई उसको रिपीट होके जो वापस आए, सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी, क्योंकि उसके अंदर सांप था। इन लोगों को पहले पता नहीं था, और जैसे ही इन लोगों ने पत्थर मारा तो उधर से क्या आवाज आई, उसके फुसकारने की। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले करता हुआ मतलब कि क्रीड़ा खेलता हुआ मृग समूह, मृग मतलब हिरन, हिरन का समूह खेल रहा हो और कोई कुत्ता भौंके तो जिस तरह वो भौचक्का और चकित हो जाता है, वैसे ही हम लोग हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। अंदर सांप था, उसके ऊपर जब चोट लग रहा था तो लोगों ने क्या किया, बारी बारी सारे दोस्तों ने फेंका, तो उसकी वजह से क्या हुआ, और ये प्रसन्न हो रहे थे, उधर से आवाज आ रही थी तो ये बड़े खुश हो रहे थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले फेंके जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यानी गांव से मक्खनपुर जब वो जाते और मक्खनपुर से आते तो प्रतिदिन इन लोग का नियम हो गया था उस कुएं में एक पत्थर फेंकने का, और ये लेखक पहले पहुंचते और अपनी टोपी हाथ में पकड़कर उस ढेले को फेंकते, जिससे कि झुकने पर टोपी ना गिर जाए। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेने मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसा हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। मृग शावक यानी कि हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा अपने बड़े जो हिरन होते हैं उनके पीछे पीछे चलता है, वैसे ही लेखक का भाई भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। और इन्होंने एक हाथ से टोपी उतारी और उसमें ढेला उठाकर उछालकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली से गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने टोपी उतार के ढेला मारना चालू किया तो इनके टोपी में से चिट्ठियां नीचे गिर गई। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। हत यानी घायल होने पर निकल जाती है। कोई हिरन हो, घास चर रहा हो, उसे कोई गोली मारे तो उसके प्राण निकल जाते हैं, वैसे ही इनके भी प्राण सूख गए और वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उसके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अगर जरा भी सावधानी नहीं बरती होती तो लेखक खुद भी उसमें गिर गए होते। और इनको चिंता थी कि अगर ये चिट्ठियां नहीं गई तो क्या होगा, भाई साहब जो हैं वो हमको बहुत डांटेंगे और मारेंगे। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कुएं का जो किनारा होता है, बाउंड्री होती है, वहीं पे वो कच्चा कुआं था तो उसके किनारे वो बैठकर रो रहे थे। छोटा भाई ढाड़े मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। छोटा भाई तेज तेज आवाजें करके रो रहा था और ये आंखें डबडबा कर मतलब आंखों में आंसू भर रहा था और ये रो रहे थे।
पतीली में उफान आने से ढक्कन ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। यानी अंदर उनके इतना दुख हो रहा था, इसलिए उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिस तरह पानी बॉईल करने के लिए रखो ढक्कन से ढककर, और पतीली में जब उबाल आएगा तो क्या होगा, ढक्कन ऊपर उठेगा और पानी नीचे गिरने लगता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। निराशा यानी उनको अब ये दुख हो गया था कि अब हम लोग जाकर क्या कहेंगे, चिट्ठी डालने के लिए भैया ने दिया था वो तो काम हुआ नहीं। भय हो गया था, डर हो गया था, और उद्वेग यानी कि उनको बेचैनी हो रही थी। इन सब की वजह से क्या हो रहा था, उनके अंदर इतना दुख बढ़ रहा था कि उनको बार बार रोना आ रहा था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि अभी हम ना रोए, पर फिर भी रोना आ रहा था। पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले। आप जब भी दुखी होते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है, माँ याद आती है, क्योंकि हर दुख में माँ आपको अपने गले से लगा लेती है, आपको सहलाती है, लाड प्यार करती है, तो आपका दुख कम होता है। तो आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिखी जाएंगी। हर मुसीबत में, हर गलती में हमको कौन बचाता है, हमारी माँ बचाती है। तो लेखक को भी यही लग रहा था कि काश माँ आ जाती और वो कह देती कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ ही तो है, फिर से लिख दी जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। यानी उसमें इतना मिट्टी डाल दें कि चिट्ठी दिखे ही नहीं कि यहाँ गिरी हुई है, और घर पे जाकर झूठ बोल दे कि हम चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। छोटे बच्चे झूठ बोलना अभी नहीं सीखे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे झूठ बोलने की आदत आ जाती है। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। रुई देखा है आप लोगों ने, गद्दा या रजाई बनता है और उसमें जो रुई धुनते हैं तो एक डंडा होता है और उसमें एक तार होता है, और एक छोटे गोल से डंडे से लेकर उस पर वो मार मार कर धुनता है। यानी बहुत बुरी तरह से धुनाई हो, उसको बोलते हैं रुई की तरह धुनाई हो गई। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देरी हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। यानी कि दिन ढलता जा रहा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी बुढ़ा होता है, उसी तरह जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो ऐसे लेखक यहाँ क्या बोल रहे हैं, दिन को, कि उसका बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी तलवार यानी कि जिसकी दो मुंह हो, दोनों तरफ से जो वार कर पाए, ऐसे तलवार को दुधारी तलवार कहते हैं। जी, दोनों साइड से शार्प हो, दोनों तरफ से धार वाली, दुधारी तलवार। दृढ़ संकल्प से दुविधाओं की बेड़ियां कट जाती हैं। आदमी अगर कुछ फैसला कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो दुविधाओं, जिसमें मन आदमी सोचे कि ये करें कि ये करें, उसकी बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। यानी लेखक ने कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। अगर कोई इंसान ये सोच ले कि अब भले ही मैं मर जाऊं पर मैं ये काम करके रहूंगा, तो वो पूरे संसार से लड़ सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। अब उसके उस कार्य का फल क्या मिलेगा वो ये भी नहीं सोचता है। वो सोचता है कि फल तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है, यानी जो भी फल मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सामने वाले के हाथ में, वो क्या फल मिलता है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से लड़ने को तैयार हो गया। विषधर यानी सांप, सांप से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता ना थी। मौत का आलिंगन, आलिंगन मतलब गले से लगा लेना, ठीक है, या तो मैं मौत को गले से लगा लूं या तो फिर दूसरा जन्म हो, इसकी कोई चिंता ना थी।
पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। क्या सोचा कि पहले जाकर सांप को मार दूंगा और फिर मैं चिट्ठियों को उठा लूंगा। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटे भाई को दुख हो रहा था कि सांप को मारने के लिए ये कुएं में जाने वाला है, ये पता नहीं बचेगा कि नहीं। ये सोचकर वो ये सोचता था कि ये बच के आएगा कि नहीं। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नंगा होना पड़ा। सांप वहां पर नीचे बैठी थी, साफ साफ दिख रही थी, नग्न यानी कि साफ साफ उनको दिख रही थी, कुएं में बैठी हुई थी। पर उससे मुठभेड़ करने के लिए, उससे लड़ने के लिए उन्हें भी नंगा होना पड़ा, यानी उन लोग को अपनी धोती खोलनी पड़ी। छोटा भाई भी नग्न हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, जो जिसमें चना बांध के उनकी माँ ने दिया था, वो चने वाली। 2 कोनों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियों और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम दोनों ने धोतियां एक दूसरी से बांधी। अब यहाँ पे आप देखो 5 धोतियां बोला। एक धोती वो पहने थे और एक से उन लोगों ने कान बांधा था। तो 2 भाई थे तो 4 धोती हो गई और एक में चना बंधा हुआ था। तो 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खांच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। मतलब खींच के देखा कि गांठ खुल तो नहीं रही है ना। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है। आपने कभी देखा है कुएं से पानी जब खेत में चलाया जाता है तो एक डंडी लगाई जाती है जिसके पीछे एक गोल भारी सा मिट्टी का वजन लगाया जाता है। लकड़ी नीचे लटक जाती है और लकड़ी के आगे एक रस्सी में एक बाल्टी लगाई जाती है और कुएं के बीच में डंडी रख के एक इंसान खड़ा होता है और उस रस्सी को जिसमें बाल्टी बंधा है उसको वो हाथ से खींचते खींचते कुएं में डालता है। पानी भरता है तो जब वो खींच के कुएं में डालता है तो उसके प्रेशर से पीछे जिसपे मिट्टी लगा है वो ऊपर उठता है, जिसको क्या बोलते हैं, चरसपुर। और फिर पानी भर जाता है तो वो रस्सी हाथ ढीला कर देता है तो पीछे वजन है तो ऑटोमेटिक वो उठ के बाहर आ जाता है और फिर उसको कुएं में वो डाल देता है। तो रसपुर जिस पे टिकता है के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। उनको यकीन था कि ये छोटा है, ये मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस डेंग में पहले धोती को खूब कस के बांध दिया और फिर उसको पकड़ाया। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेकों सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल के जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे को देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से, यानी जो जमीन थी, धरातल से 1 हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। सांप जो था उसकी पूंछ जमीन पे थी और वो अपना फन ऊपर करके लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ था। अग्र यानी आगे का भाग ऊपर उठा हुआ था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। आपने कभी कोबरा को देखा है? वो अपनी पूंछ पे खड़ा होकर सीधे अपने हाइट के इतना
खड़ा होके अटैक करता है। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुफकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैर रहा था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। प्रतिद्वंदी यानी कि जो जो लड़ता है, विपक्षी शत्रु जो होता है वो हमारा प्रतिद्वंदी होता है। तो लटक रहा था। धोती डेंगी से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मैंने बताया था ना कि बीच में डंडा रख के कोई इंसान उस पर खड़ा होके और बाल्टी से पानी भरता है, तो उसी डंडे में इन्होंने अपनी धोती बांधी थी, तो वो बीचों बीच लटक रही थी। इसका धोती डेंगी से बंधे होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। यानी वो पकड़े हुए थे धोती, उससे वो ठीक बीच में ही उतरते। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं, यानी 1.5-2 फुट की दूरी पर ही पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। जो नीचे की चौड़ाई होती है, व्यास यानी चौड़ाई, वो जो है वो बहुत ही कम होती है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होती ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों तो मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी, यानी उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता था। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दी, यानी कुएं का जो दीवार था उस पे उन्होंने अपने पैर टिका दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। जैसे ही उनके पैर से मिट्टी थोड़ी नीचे गिरी तो सांप ने उस पर फूंक करके अपना मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। 90 डिग्री का कोण देखा है ना आप लोगों ने, एक सीधी डंडी होती है और एक नीचे पैरेलल होती है। तो वैसे ही उनका शरीर क्या था, कमर से उनका पैर समकोण के बराबर, जो 90 डिग्री का आपका एंगल होता है ना, वैसे उनके बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। यानी वहां से उन्होंने किक मारा जो कुएं की दीवार थी, और दूसरे साइड जाकर जमीन पर कुएं के धरातल यानी जमीन पर वो खड़े हो गए। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचानना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, आंखों से सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्तियां आंखों को दे दी हों। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। अब इनकी कह रहे हैं सारी इंद्रियों ने जैसे सारी शक्ति किसको दे दी थी, आंखों को दे दी थी, और ये भी एक तक उस सांप को देख रहे थे कि वो किस ओर आक्रमण करता है। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम यानी कि आसमान में खिलने वाला फूल। आसमान में खिलने वाला फूल हम आसानी से नहीं तोड़ पाते ना, ऐसा मतलब जो धरती पे उसी को आप पा सकते हो, परंतु इनका भी जो
योजना था वो ऐसे ही था, आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई। जो सोच के चले थे कि मैं कुएं में जाते ही उसको मार दूंगा और चिट्ठियां लेके आ जाऊंगा, पर जैसे ही उसको देखा तो उनको लगा कि अब मेरी योजना जो थी वो पूरी असफल हो गई, असंभव प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यानी एकदम उसके पास ही जाकर आप डंडे से उसको मारने की कोशिश करो तो वो आपको काट भी तो सकता है। जैसे तोप के मुहरे यानी तोप के मुंह के पास खड़े चले जाओ तो गोली तो लगेगी ही आपको। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे रहे। पैतरा यानी मुद्रा स्थिति पर डटे रहे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, यानी दोनों तरफ की सेनाएं जैसे खड़ी होती है ना कि तुम अटैक करो तो मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, वही सिचुएशन सांप और लेखक के बीच में हो गया था। पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक यानी कि खाली ना जाने वाला तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। क्या करते हैं सांप पकड़ने वाले? सांप तेजी से जाता हो तो उसके ऊपर कोई कपड़ा फेंक देते हैं तो वो कपड़े में उलझ जाता है और वो उसके बाद उसको पकड़ के मारते हैं। तो फन को पकड़ लूं, मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, मार वो सकते नहीं थे। पहला क्या था मार्ग? कि मारना या छेड़खानी ना करना। तो पहले मार तो सकते नहीं थे, तो दूसरा क्या था? छेड़खानी ना करना। तो मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा यानी सहारा लेना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर से बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ। जैसे ही इनका डंडा सांप के पास पहुंचा चिट्ठी सरकाने के लिए, तो सांप फुंकार कर डंडे के ऊपर पहुंचा, तो इनका कंपन हुआ यानी इनका दिल कांप गया और हाथों ने आज्ञा ना मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदकर। मुझे जानबूझकर वो नहीं उछले, पर डर के मारे वो उछल गए। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप क्या होता है? गुस्सा के क्या करता है? विष छोड़ता है। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। कायल यानी मानने वाला था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। यानी लेखक जानते थे कि सांप विषैला है और ये काटेगा तो मैं मर सकता हूँ, तो मुझे उसके प्रमाण की जरूरत ना थी। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण की जरूरत ना थी।
सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उनके भाई ने क्या सोचा कि शायद अंदर मेरा जो बड़ा भाई गया है वो अब मर गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजान न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया, यानी जिस डंडे से वो उठाना चाह रहे थे उससे वो चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गुजलक यानी गुत्थी, गांठ, मरता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया, यानी सांप की पूंछ छू गई। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, यानी जगह बहुत कम बची थी और सांप को बच्चों छुओ तो वो बर्फ जैसा ठंडा लगता है। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचाने के निकल आते हैं। कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, जिसका जीवन लिखा होता है उसको कोई मार नहीं सकता है। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया, यानी जो डंडा था उस पर सांप धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, यानी आक्रमण करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी और वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। लेखक ने बड़ी समझदारी से काम किया। अब उस डंडे से इनको इतना प्रेम भी था कि वो उसको छोड़कर आ नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि एक ओर से मिट्टी उसके दाईं ओर फेंकी, दाईं मतलब राइट साइड फेंकी, और बाईं ओर से डंडा उठा लिया, खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझे अब नहीं हो सका। कोई कठिन काम ना था। अब उनको लग रहा था कि मैं नीचे तो आ गया, अब ऊपर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम था। 36 फीट ऊपर इनको चढ़ना था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही, अधिक नहीं, मतलब 15-20 फीट से कम ही, उससे ज़्यादा नहीं। उसके वो बिना पैर लगाए चढ़ सकते थे। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, यानी उनका सांस फूल रहे थे। बहुत मेहनत का काम करो तो आप बहुत तेज तेज हृदय धड़कता है और सांस फूलती है, उसी तरह। पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़कों को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था,
ताकीद यानी बार बार चेताने की क्रिया, बार बार मना किया जाता है ना कि ये काम नहीं करो, ये काम नहीं करो। ताकीद करने के लिए वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। सबको बोल रहे थे कि ये कुएं वाली घटना बताना मत कि मैं गिर गया, चिट्ठी गिर गई थी और मैंने उठाया। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। मैट्रिक बोलते हैं 10वां धोरण को, 10th पास करने के बाद उन्होंने सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती है। डैना यानी पंख। सजल नेत्रों से यानी आंखों में पानी भरकर, आंसू भरकर उनकी माँ ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को क्या करती है, अपने दोनों पंखों से ढक लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। मैं समझती हूँ कि इसमें आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।